एक निडर हस्ती और स्पष्ट वक्ता जिनके रोम रोम में देश के प्रति प्रेम बसता था, जो गैर हिंदुस्तानी संस्थाओं के फलते फूलते व्यापार की बहुतात से देश के व्यापार उद्योगों को पहुंच रहे आर्थिक नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक करना था। वो मानते थे कि मल्टीनेशनल कंपनीज देश के छोटे व्यापारियों और उद्योगपतियों का अस्तित्व भी खत्म कर देगी और देश के मध्यम वर्ग एवं गरीब वर्ग की आर्थिक हालत और खराब होती जाएगी। भ्रष्ट नेताओं के बारे में बोलने से वे कभी नहीं कतराते थे। उनका यही बेबाक निडर एटीट्यूड उन्हें लोगों का चहेता बनाता गया और लोग उन्हें प्यार से राजीव भाई बुलाने लगे। पिछले 20 वर्षों में राजीव भाई ने इतिहास से जो कुछ भी सीखा उसके बारे में लोगों को जागृत किया। अंग्रेज भारत क्यों आए थे, उन्होंने हमें गुलाम क्यों बनाया, अंग्रेजों ने भारतीय संस्कृति और सभ्यता, हमारी शिक्षा और उद्योगों को क्यों नष्ट किया और किस तरह नष्ट किया, इस पर विस्तार से जानकारी दी ताकि हम पुनः गुलाम न बन सकें। इन 20 वर्षों में राजीव भाई ने लगभग 12,000 से अधिक व्याख्यान दिए, जिनमें से कुछ ही हमारे पास उपलब्ध हैं। आज भारत में लगभग 5,000 से अधिक विदेशी कंपनियां व्यापार करके हमें लूट रही हैं। उन्होंने उनके खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। आइए उनके बारे में थोड़ा शुरू से जानते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले परिवार से संबंध रखने वाले राजीव दीक्षित का जन्म 30 नवंबर 1967 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के नाह गांव में हुआ था। उनकी प्राथमिक शिक्षा अपने गांव नाह में ही हुई थी। भारत जब पराधीन था तब उनके दादाजी भारतीय आजादी की लड़ाई में सक्रिय थे। गांव में शिक्षा लेने के बाद राजीव दीक्षित माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु फिरोजाबाद भेजे गए। वह पढ़ाई में काफी तेज थे। वहां से उन्होंने इंटरमीडिएट पास कर जेके इंस्टीट्यूट कॉलेज में दाखिला ले लिया और वहां बीटेक की पढ़ाई करने लगे। आगे चलकर उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर से एमटेक की डिग्री प्राप्त की। राजीव भाई पहले से ही ऐसे नहीं थे। उनके अंदर स्वदेशी भावना की नींव रखी एक घटना ने। जब बीटेक पढ़ते वक्त राजीव दीक्षित एक रिसर्च हेतु नीदरलैंड राष्ट्र के एम्स्टर्डम शहर गए थे। वहाँ एक सम्मेलन में उन्हें अपना रिसर्च पत्र पढ़ना था। उन्होंने पहले एक अंग्रेजी भाषा में पढ़ना शुरू ही किया था कि तभी उन्हें एक डच वैज्ञानिक ने रोका और भारतीय दीक्षित को अपनी मातृभाषा में रिसर्च लेटर पढ़ने को कहा। यह निवेदन सुनकर राजीव दीक्षित बोले, अगर मैं अपनी मातृभाषा का प्रयोग करूंगा तो यहाँ किसी को मेरा वक्तव्य समझ कैसे आएगा। इस बात पर उस डच वैज्ञानिक ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि आप इस बात की चिंता ना करें कि लोगों को आपका रिसर्च पेपर समझ आएगा कि नहीं। जिस तरह अन्य वैज्ञानिकों ने अपनी मातृभाषा का प्रयोग करके रिसर्च पेपर पढ़ा, आप भी अपनी मातृभाषा में ही रिसर्च पेपर पढ़ें। जो लोग हिंदी भाषा नहीं समझ सकते वे भाषा अनुवादन सुविधा से आपकी बात सुन लेंगे और समझ भी लेंगे। इस प्रसंग ने राजीव दीक्षित के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ा और अब वह देश की मातृभाषा का महत्व समझ चुके थे। भारत लौटकर उन्होंने इस बात पर गहन चिंतन किया कि जब अन्य देश के नागरिक अपनी मातृभाषा को इतनी अहमियत देते हैं, उच्च शिक्षा प्रणाली अपनी अपनी मातृभाषा में ही सिखाते हैं, तो हमारे देश में क्यों शिक्षा और आम जिंदगी में हिंदी से अधिक अंग्रेजी को आदर दिया जाता है। उसके बाद वह दिन रात अपनी रिसर्च में जुट गए। गहन अध्ययन से उन्हें कई सारे चौंकाने वाले तथ्य मिले और उन्होंने पाया कि कैसे विदेशी लोगों ने हमें पहले भी लूटा और अब भी लूटते ही जा रहे हैं और हम भारतीय भोले भाले लोग उनकी इस रणनीति को भी नहीं समझ पा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर वर्ष 1991 में आजादी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की और लोगों में जागरूकता फैलानी शुरू की। उन्होंने विदेशी कंपनी ड्यूपॉन्ट के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा और उन्हें लौटने को मजबूर किया। गैर भारतीय कंपनियों को भारत में व्यापार करने की सहूलियत देने वाले और उनके समर्थन करने वाले डंकल प्रस्ताव का पुरजोर विरोध किया और उसी मूवमेंट के कारण वह तिहाड़ जेल भी गए। राजीव दीक्षित ने पेप्सी और कोका कोला जैसी दिग्गज कंपनियों से लोहा लिया और यह साबित किया कि इन सभी कोल्ड ड्रिंक्स में हानिकारक तत्व होते हैं जिसे हम टॉयलेट क्लीनर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उनकी इस मुहिम में इतनी ताकत थी कि पेप्सी और कोका कोला जैसी कंपनियों की मार्केट पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा और भारत में इसकी बिक्री बहुत कम हो गई थी। राजीव दीक्षित जी आयुर्वेद के सबसे प्रभावशाली लेखक, वैज्ञानिक, डॉक्टर और सलाहकार आचार्य वाघभट्ट से बहुत प्रेरित थे। उनका मानना था कि आचार्य वाघभट्ट द्वारा लिखी गई किताब अष्टांग हृदय संहिता से 85% रोग बिना डॉक्टर के ठीक हो सकते हैं। केवल 15% बीमारियों में ही डॉक्टर की आवश्यकता होगी और महंगी अंग्रेजी दवाई लेने की भी जरूरत नहीं होगी। साल 2009 में राजीव जी ने बाबा रामदेव के साथ काम करना शुरू किया। रामदेव ने अब तक अपने योग शिविरों और पतंजलि योग पीठ के जरिए नाम कमाना शुरू कर दिया था। दोनों ने मिलकर काले धन के खिलाफ भारत स्वाभिमान आंदोलन नाम की मुहिम शुरू की। आंदोलन के तहत राजीव और रामदेव ने योजना बनाई कि लोगों को अपने साथ जोड़ने के बाद 2014 में वो देश के सामने अच्छे लोगों की एक नई पार्टी का विकल्प रखेंगे और लोकसभा चुनाव में दावेदारी पेश करेंगे। उस दौर में रामदेव आस्था और संस्कार चैनल के जरिए योग का प्रचार किया करते थे। राजीव दीक्षित भी इन्हीं चैनलों के माध्यम से भाषण दिया करते थे, जिसके चलते उनकी प्रसिद्धि में खूब इजाफा हो रहा था। भारत स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत के कुछ महीने बाद ही 30 नवंबर 2010 को राजीव दीक्षित की मौत हो गई। डॉक्टरों के अनुसार उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक था।
लेकिन उनके समर्थकों का कहना था कि स्वाभाविक मृत्यु नहीं साजिश थी। चलिए जानते हैं क्या हुआ था राजीव दीक्षित की मृत्यु के दिन। नवंबर के आखिरी सप्ताह में राजीव छत्तीसगढ़ दौरे पर थे, जहां उन्हें अलग अलग जगहों पर व्याख्यान देने थे। 26 से 29 नवंबर तक अलग अलग जगह व्याख्यान देने के बाद जब 30 को वो भिलाई पहुंचे तो वहां उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। वहां से दुर्ग जाने के दौरान कार में उनकी हालत बहुत खराब हो गई और उन्हें दुर्ग में ही रोका गया। दिल का दौरा पड़ने पर उन्हें भिलाई के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और फिर वहां से अपोलो बीएसआर हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद एक चार्टर्ड विमान से राजीव के शव को हरिद्वार लाया गया। राजीव जी के समर्थकों का कहना था कि उस रोज उनका शव बैंगनी और नीला पड़ गया था। उनकी स्किन उधड़ी लग रही थी, नाक के आसपास काले नीले रंग का खून जमा हो गया था। यह देखकर वहां मौजूद लोगों को शक हुआ कि ये स्वाभाविक मौत नहीं बल्कि हत्या हो सकती है। ये देखकर कई लोगों ने पोस्टमार्टम की मांग की, लेकिन राजीव के परिवार ने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया। अंत में उनका हरिद्वार में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। चूंकि सबका पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, इसलिए आगे चलकर राजीव से जुड़े लोगों ने उनकी हत्या की आशंका जताई। कई बार उंगलियां बाबा रामदेव के ऊपर भी उठी, लेकिन रामदेव इन आरोपों से इनकार करते रहे। बाबा रामदेव के अनुसार उन्होंने राजीव से बात कर उन्हें समझाने की कोशिश की थी। राजीव की तबीयत खराब थी, लेकिन वो एलोपैथी इलाज से इनकार कर रहे थे। एक मुद्दा ये भी उठा कि राजीव की बॉडी को वर्धा ले जाने के बजाय हरिद्वार में रामदेव के पतंजलि आश्रम क्यों ले जाया गया। साल 2017 में बाबा रामदेव से जुड़ी एक किताब आई थी, गॉड मैन टू टाइकून। इस किताब में राजीव की हत्या से जुड़े कई सवालों को उठाया गया था। बाबा रामदेव इस किताब के खिलाफ कोर्ट में गए और दलील दी कि किताबों में कई बातों से उनकी छवि को नुकसान हो सकता है। कोर्ट ने बाबा रामदेव के दावों को स्वीकार करते हुए किताब पर बैन लगा दिया था। इसके बाद भी राजीव के समर्थक सालों से उनकी मौत में किसी का षड्यंत्र का आरोप लगाते रहे हैं। इसी के चलते साल 2019 में प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा इस केस को दोबारा खोले जाने के निर्देश दिए गए, लेकिन राजीव की हत्या हुई थी या स्वाभाविक मृत्यु, इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। एक ऐसा बहादुर समाज सेवक जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना बड़ी बड़ी कंपनियों की खोरी नीतियों के खुलासे किए, बिना किसी राजनीतिक लोभ लालच के देश हित की बात करने वाले थे राजीव दीक्षित। आज भले ही राजीव भाई दीक्षित हमारे बीच ना हो, पर उनके विचार और व्याख्यान हमारे अंदर देशभक्ति व स्वदेशी की भावना बढ़ते रहेंगे। आइए इस महान देशभक्त को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें और उनके दिखाए मार्ग पर आगे बढ़कर अपने राष्ट्र को सशक्त बनाएं।